आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। विज्ञान को शैतान बनने से रोकें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको इस पुस्तक के दो विषय हमने आपको पढ़कर सुनाए। पहला था सह अस्तित्व का नैसर्गिक नियम और दूसरा मनुष्य पूरी तरह मशीन न बने। तीसरा विषय इस तरह से, इसमें 9 विषय हैं। तीसरा विषय है सांस मत लो, इस हवा में जहर है। पूरी पुस्तक आपको इसी तरह 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमारा मन है। कृपया एक समय निश्चित कर लें और पढ़ने की यदि आपके अंदर जरा भी ललक, लिप्सा और व्यसन बना रखा है तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आप इस व्यसन को अपना जारी रखिए। हम आपको अच्छी अच्छी बातें अच्छी पुस्तकों के माध्यम से महापुरुषों की आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए सुनते हैं इस पुस्तक के पृष्ठ 26 से, सांस मत लो, इस हवा में जहर है। वॉशिंगटन के बाजारों में गैस मास्क पहने हुए नवयुवकों का एक जुलूस निकला। प्रदर्शनकारियों के हाथ में तख्तियां थी। सांस मत लो, इस हवा में जहर है। डिब्राइट नदी पर स्थित एक इस्पात मिल के दरवाजे पर वहां की स्त्रियों ने धरना दिया। यह स्त्रियां गले में तख्तियां बांधे बैठी थीं। हमारे सुंदर परिवार को जहर पिलाकर मत मारो। कनेक्टिकट के कॉलेज में छात्रों ने एक जुलूस निकाला। उसमें एक गाड़ी पर पेट्रोल इंजन रखा हुआ था। उस पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। हवाओं को जहरीली बनाकर अगणितों को मौत की आग में धकेलने वाला शैतान यही है। इंजन को भारी भीड़ के सामने गड्ढा खोद कर दफनाया गया। उसकी कब्र बनाई गई और उस पर लिखा गया, शैतान का संतरी। लॉस एंजल्स के क्रीड़ांगन के समीप बहुत बड़े बड़े सूचना पटल पर चेतावनी दी गई, डू नॉट ब्रीथ टू डीप, अर्थात यहां गहरी सांस मत लो। इस तरह की चेतावनियां, सावधानी संकेत, जुलूस व व्यवस्थाएं किसी सनक का परिणाम नहीं, अपितु आज अत्यंत बुद्धिमान माने जाने वाले मनुष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है कि वह अपने द्वारा उत्पन्न किए गए पर्यावरण प्रदूषण को सुलझाए। अन्यथा अपने ही चिराग से निकला जिन्न अपनी ही मानवीय संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। भारतीय संस्कृति में वायु, जल और अन्न को धरती के 3 रत्न कहा गया है। आज यह सभी कारखानों के धुएं, चिमनियों द्वारा उगले जा रहे कार्बन, भट्टियों की धधक और दूसरे दूषित पदार्थों के कारण इस हद तक विषाक्त हो चले हैं कि विचारशील लोगों का चिंतन होना स्वाभाविक है। वस्तुतः परिस्थितियां इन प्रदर्शनों से लाख गुना अधिक गंभीर हैं। इस स्थिति की ओर हर व्यक्ति का ध्यान जाना आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम क्या होते हैं? 1952 में पूरे लंदन में 4 दिन तक धुएं की धुंध छाई रही। इससे प्रायः 4000 व्यक्तियों का प्राणांत हो गया। 1945 में अमेरिका के डेनोरा शहर में इसी तरह की धुएं की धुंध
छाई रही। सैकड़ों लोग श्वसन तंत्र के दोषों से ग्रसित हो गए। दोनों जगह कारण एक ही था, कोयले के उपयोग से कारखानों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जापान की राजधानी टोक्यो में पुलिस को हर आधे घंटे बाद ऑक्सीजन टैंकों से ऑक्सीजन का सेवन करना पड़ता है, क्योंकि मोटरों के धूम धमाके से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जापान की राजधानी टोक्यो में सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या कभी कभी बढ़ जाती है तो वहां धुआं इतनी बुरी तरह से छा जाता है कि सरकारी तौर पर उसकी घोषणा करनी पड़ती है। सरकारी कर्मचारियों को उसकी घुटन से बचने के लिए गैस मास्क, एक प्रकार का यंत्र जो हवा का दूषण छानकर शुद्ध वायु को श्वास नली में जाने देता है, पहनना पड़ता है। मित्रों, 1966 में टोक्यो में 65 बार इस तरह की चेतावनी दी गई। ट्रैफिक पुलिस को आधे आधे घंटे बाद अपनी ड्यूटी छोड़कर चौराहों की बगल में बने ऑक्सीजन टंकियों में जाकर ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। कई बार ऐसा हुआ जब सिपाहियों ने भूल की वे ऑक्सीजन लेने नहीं गए तो कई कई सिपाही एक साथ मूर्छित होकर गिर गए। जापान में 100 व्यक्तियों के पीछे कई व्यक्ति अनिवार्य रूप से ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में सूजन की बीमारी के रोगी हैं। इसका कारण और कुछ नहीं, यह धुआं ही है जिसे कल कारखानों व यातायात वाहन उगलते रहते हैं। अमेरिकन सैनिकों में इन दिनों एक नया रोग चमक रहा है जिसका नाम टोक्यो योको हाम डिसीज रखा गया है। उसका कारण भी डॉक्टर वायु की इस गंदगी को ही बताते हैं। इस बीमारी में सांस लेने में घुटन, खांसी और अपच आदि लक्षण होते हैं। अमेरिका के ब्राजील राज्यों में सो पालो और रोयो डी जेनेरो 2 पड़ोसी नगर हैं। 1914 के आसपास साओ पाली की जितनी जनसंख्या थी, अब आबादी उससे कई गुनी अधिक हो गई है। जनसंख्या वृद्धि के समांतर ही वहां कल कारखाने और फैक्ट्रियां भी बढ़ी हैं। अनुमान है कि उक्त अवधि में साओ पालो में 5000 नए कल कारखाने स्थापित हुए। इसके विपरीत रायो डी जेनेरो की नगर कारपोरेशन ने सन 1873 में दी गई पत्रिकाओं की ऑर्गेनिक डस्ट की चेतावनी, इस चेतावनी से पहले ही यह कहा गया था कि यदि कल कारखाने बढ़े तो उनका धुआं मनुष्य जाति के लिए भयंकर खतरा बन जाएगा। ऑर्गेनिक डस्ट की चेतावनी को ध्यान में रखकर औद्योगिक प्रगति को बढ़ने नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि साओ पालो के आकाश में प्रतिदिन 10 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लगभग 1000 टन सल्फ्यूरिक एंड हाइड्राइड वायु में घुल रहा है और उससे नगर में ब्रोंकियल, श्वास नली संबंधी बीमारी से मरने वालों की संख्या भी 2 गुनी हो गई। प्रातःकाल लोग घरों में खांसते हुए निकलते हैं। इस स्थिति की भयंकरता अनुभूत करने वाले मैड्रिड के लोग कहते हैं, हम प्रातःकाल की सांस के साथ उतना दूषित तत्व पी लेते हैं जितने से कोई एक डीजल इंजन दिन भर सुविधापूर्वक चलाया जा सकता है। एक ओर साओ पाली धुएं में घुट रहा है, दूसरी ओर रायो डी जेनेरो के लोग अभी भी इस दुर्दशा से बचे हुए हैं। पेनसिल्वानिया अमेरिका में मनोनग सेला नामक नदी के किनारे डोनोरा एक छोटी सी औद्योगिक बस्ती है जहां कल कारखाने बहुत हैं। यूं यहां इन फैक्ट्रियों का धुआं आमतौर से छाया रहता है और उसे
सहन करने में लोग अभ्यस्त भी हो गए। पर 28 अक्टूबर 1971 को तो वहां स्थिति ऐसी विचित्र हो गई। धुएं और धूल भरी धुंध ऐसी छाई कि 4 दिन तक बरसती घटाओं जैसी अंधियारी छाई रही। किसी ने यह जाना ही नहीं कि दिन निकल आया। दिन में भी रात लगती रही। कलौंच इतनी बरसी कि सड़कों पर उसकी परतें जम गईं और निकलने वालों के पैर उस पर स्पष्ट रूप से छपने उभरने लगे। हवा में गंधक मिली हुई तेज गंध सूंघी जा सकती थी। सड़क पर कारें चलना बंद हो गईं। बीमारों से अस्पताल खचाखच भरे थे। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर चले जाने के लिए पलायन करने लगे। साथियों, गले की खराबी, सिर में चक्कर, उल्टी, आंखों की सूजन आदि रोगों से उस 18,000 आबादी की छोटी सी बस्ती में 6,000 लोग बीमार पड़े। इसमें से कितनों को ही मौत के मुंह में जाना पड़ा। ऐसी ही एक घटना घटी मॉस्को के रोजारिका क्षेत्र में। बस्ती तो सिर्फ 15,000 की थी, पर वहां हाइड्रोजन सल्फाइड तथा दूसरी तरह के कारखाने बहुत हैं। एक दिन किसी गलती से कारखाने की गैस बंधन तोड़ाकर 1 घंटे के लिए खुले आकाश में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। इतनी सी देर में उसने सारे नगर को हिला दिया। 320 तो अस्पताल में भर्ती हुए, जिनमें से कितने ही तो घर नहीं लौटे। उन्हें वहीं प्राण गंवाने पड़े। अभी कुछ वर्षों पूर्व भोपाल की गैस त्रासदी हुई, जिसमें करीब 3,000 लोग तुरंत काल कवलित हुए तथा कई हजार रोगग्रस्त होकर अपनी क्षमताएं गंवा बैठे। सोवियत रूस में चेरनोबिल की घटना भी इसी तरह की त्रासदी थी। साथियों, ऐसी ही विपत्ति एक बार लंदन में आई। दिसंबर का महीना था। एकाएक काले धुएं के बादल आसमान में घिर आए। उनकी सघनता इतनी अधिक हो गई कि 10 फुट से आगे कुछ भी दिख नहीं पड़ता था। आसमान में वायुयानों का उड़ना और जमीन पर मोटरों का चलना असंभव हो गया। सूरज आसमान में एक धुंधली बत्ती की तरह लटकता भर दिखता था। रोशनी उसमें से निकल ही नहीं रही थी। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी अनेकों विषाक्त वस्तुएं घुली थीं। सांस लेना कठिन हो रहा था। इससे कितने बीमार पड़े यह गिनना तो कठिन है, पर मौत का लेखा जोखा यह है कि उन्हीं 4-5 दिनों में 4,000 तुरंत मर गए और बीमारों में से 8,000 कुछ ही दिन में चल बसे। मित्रों, सन 1956 में ऐसा ही एक और वायु प्रदूषण लंदन पर बरसा था, जिसमें 1,000 व्यक्ति मरे थे। इसके कुछ दिन पहले ऐसा ही एक झोंका 400 की जान ले चुका था। न्यूयॉर्क में सन 1963 में 200 इसी कुचक्र में फंसकर मरे थे। सन 1966 में 198 लोग मरे। वायु में बढ़ी हुई धुंध तथा विषाक्तता को देखकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को घरों में बंद रहने की ही सलाह दी। सड़कों पर तो इतनी कलौंच बरस रही थी कि उसका सांस के साथ भीतर जाना खतरे से खाली नहीं था। लोग सब काम छोड़कर यह विपत्ति टलने तक घरों में ही बंद बैठे रहे। जैसे कि इन 2 वर्षों में हमारी स्थिति हुई। तत्काल धुआं उगलने वाली कारखानों की भट्टियां बंद की गईं। मोटरें चलना रोका गया। घरों में चूल्हे जलाने पर पाबंदी लगी। अच्छा हुआ मौसम सुधर गया, अन्यथा स्थिति को देखते हुए 40,000 लोगों को इस विपत्ति के चपेट में आने का अनुमान लगा लिया गया था। मित्रों,
बेल्जिग्रम बेल्जियम की म्यूजा घाटी में लोहे के कारखाने अधिक हैं। उस क्षेत्र में विशेष रूप से और अन्य क्षेत्रों में सामान्य रूप से धुएं से भरा हुआ कुहासा छाया, धुंध और घनी होती गई। 3 दिन तक यही स्थिति रही। लोगों के दम फूलने लगे, खांसी हुई, दमा जैसी बीमारी उमड़ी, अनेकों लोग बीमार पड़े, अस्पताल भर गए, डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लग गई और देखते देखते उसी घुटन में 63 व्यक्तियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। मृतकों में बूढ़ों और बच्चों की संख्या अधिक थी। कारखानों और दूसरी भट्टियों का धुआं प्रारंभ में निकलकर आकाश में छाने लगता है। अवसर पाते ही वह धरती की ओर झुक जाता है और थर्मल इन्वर्शन, ताप व्यतिक्रमण का अवसर पाते ही धुंध के रूप में बरसने लगता है। जब तक वायु गर्मी से प्रभावित रहती है तब तक धुएं धुंध के कारण हवा के साथ ऊपर उड़ते रहते हैं, पर जब शीतलता के कारण वायु नम होती है, धूलि का उठाव रुक जाता है और वह वायु प्रदूषण नीचे की ओर ही गिरने लगता है। हवा का बहाव बंद हो जाने पर तो यह विपत्ति और भी बढ़ जाती है। इसी क्रम में आगे बताएंगे आपको, विज्ञान को शैतान बनने से रोकें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।